12 मार्च 1993 मुंबई के इतिहास का वो काला दिन जिसका डर आज भी कहीं ना कहीं मुंबईकर के मन में बैठा हुआ है, क्योंकि इस दिन बम्बई में एक या दो नहीं बल्कि एक के बाद एक 12 धमाके हुए थे और उससे पूरा मुंबई दहल उठा था। और इस धमाके के साथ ही सैकड़ों परिवार में मातम छा गया, जिसकी सनसनी सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैला था। इस हमले के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई डॉन शामिल थे और उनके साथ मुंबई का एक परिवार, और उस परिवार का नाम था मेमन परिवार, जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ ही साजिश रचते हैं और हमले के ठीक पहले फरार हो जाते हैं। इस हमले के पीछे जो मास्टरमाइंड होता है टाइगर मेमन, वो तो नहीं पकड़ा जाता, लेकिन उसका भाई याकूब मेमन पकड़ा जाता है और बाद में उसे फांसी की सज़ा होती है। लेकिन इन सभी चीज़ों से पहले वो एक इंटरव्यू देता है और उस इंटरव्यू में जो कहानी बताता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो कहता है कि वो यहाँ मुंबई ब्लास्ट की कहानी बताने के लिए आया है। उसे पता है कि इस पूरे साजिश के पीछे कौन कौन है। वो ये भी जानता था कि इस साजिश में पाकिस्तानी हुकूमत की भी इन्वॉल्वमेंट है और उन्हें जब भी मौका मिलेगा तो वो इंडिया को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेंगे। इन सभी चीज़ों के साथ अंत में वो ये भी कहता है कि वो इस हमले से जुड़े सभी फैक्ट को सामने रखेगा, फिर जनता तय करेगी कि वो दोषी है या निर्दोष है। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको क्राइम कनेक्ट पर याकूब मेनन की अकाउंटेंट से आतंकी बनने की कहानी से कनेक्ट करूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे खुद सलमान खान जैसे बड़े स्टार भी उस भीड़ में शामिल हो गए थे जो इस आतंकी को माफ़ कर देने की गुहार लगा रहे थे। तो आइए पूरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 93 में हुए ब्लास्ट से पहले तक मुंबई में अल हुसैन नाम की एक बिल्डिंग है, वही इस पूरे मेमन परिवार का ठिकाना हुआ करता था, जहां उनके बेटे बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पे रहते थे। और हर नॉर्मल परिवार के तरह इनके घर का भी जो मुखिया था वो इनके वालिद ही थे, जो पेशे से एक कारोबारी थे। और ऐसा नहीं था कि वो शुरू से ही इस अल हुसैन बिल्डिंग में रहा करते थे। जब तक परिवार को उनके वालिद संभालते थे तब तक वो मुंबई के भिंडी बाज़ार में रहते थे। लेकिन बाद में कारोबार में लॉस हुआ और उसके बाद जो उनके बेटे थे वो गलत रास्तों पर निकल जाते हैं और फिर देखते ही देखते उनके जो एक तरह से कहते हैं कि उनके दिन बदलने लगते हैं, उनकी तस्वीर बदलने लगते हैं और अच्छे दिन उनके शुरू हो जाते हैं। और इस अच्छे दिन के पीछे की जो वजह होता है वो होता है इस परिवार का वो बेटा जिसका नाम होता है इब्राहिम मेमन, क्योंकि वो आगे चलकर दाऊद के काले धंधे से जुड़ जाता है और मुंबई में अपना दहशत फैलाने में कामयाब होने लगता है और यहीं से वो खूब पैसे कमाने लगता है। एक तरह से हर तरफ उसकी दहशत फैलने लगती है और यहीं से उसे मिलता है टाइगर मेमन का नाम। और फिर जैसे जैसे दाऊद के काली दुनिया में वो बड़ा नाम होते जाता है तो उसका जो पढ़ा लिखा भाई होता है याकूब मेमन, वो भी उसके जुर्म की दुनिया में उसके साथ शामिल हो जाता है हाथ बटाने के लिए। यहाँ याकूब मेमन जो होता है वो सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं होता है बल्कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से भी पास आउट होता है। शुरुआती दौर में तो वो अपना अकाउंटेंट का बिजनेस ही शुरू करता है और उसे चलाता है, लेकिन बाद में वो मीट एक्सपोर्ट के धंधे में भी उतरता है और उसके बाद वो ट्रेवलिंग का बिजनेस भी शुरू करता है। लेकिन जो ये याकूब होता है वो ये सभी बिजनेस दुनिया के नज़र में दिखाने के लिए करता था। असल में इन बिजनेस के आड़ में वो अपने भाई टाइगर के काले धंधे से जो पैसा आता था उसका लेखा जोखा रखता था और कैसे उसके काले धंधे से जो पैसा आता था उसको बढ़ाने का तरीका जो होता था नया नया उसे ढूंढता था। उसके अकाउंट को सेटल करने का जो भी सारा काम होता था वो याकूब संभालता था और इसी सब चीज़ों के साथ उसका परिवार धीरे धीरे और भी आबाद होने लगा। यहाँ जब उनके पास पैसा आता है तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी शुरू हो जाता है और दाऊद के साथ उनका कनेक्शन था तो इस वजह से बॉलीवुड से भी उनकी खूब नज़दीकियाँ थी। कहते हैं कि जब 1988 में याकूब मेनन की शादी होती है तो काफ़ी धूमधाम से उसकी शादी होती है और उस शादी में कहा जाता है कि बॉलीवुड के कई बड़ी जो हस्तियाँ थे वो भी उस शादी में शामिल हुए थे। अब इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय में पूरा जो मेमन परिवार था वो मुंबई में किस तरह से पावरफुल होकर उभर रहा था।
इसलिए 1993 में जो ब्लास्ट करने की साजिश दाऊद ने रची थी, उसकी ज़िम्मेदारी वो टाइगर मेमन और उसके परिवार को देता है। एक इंटरव्यू में याकूब मेमन ये भी बताता है कि जो पूरा जो साजिश हुआ था ब्लास्ट को लेकर, वो देश से बाहर हुआ था, लेकिन इसको जो एग्ज़ीक्यूट करने की जो पूरी ज़िम्मेदारी मिली थी, वो उसके भाई टाइगर मेमन को मिली थी, जिसने इस पूरे काम के लिए लड़कों को तैयार किया और साथ ही साथ पाकिस्तान से भारत में बारूद लाने की ज़िम्मेदारी भी उसने ही ली। फिर आया वो दिन जिसे हम सभी ब्लैक फ्राइडे के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत हुई मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज से धमाके के साथ और फिर देखते ही देखते 2 घंटे के अंदर मुंबई 12 बार दहला और फिर हर तरफ मातम छा गया। इस हमले में लगभग 250 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई और तो और 700 करीब 700 लोग इस पूरे हमले में घायल हुए। एक तरह से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, भगदड़ मच गई थी, हालात ऐसी हो गई थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि इन सभी जो ब्लास्ट है, इसके प्लानिंग के पीछे मुंबई का जो मेमन परिवार है वो है, और टाइगर मेमन का उस समय आतंक से जुड़े मामलों में काफ़ी नाम भी था। तो जब ये बात सामने आई तो सीधा उनके ठिकाने जो उनका घर होता है अल हुसैन बिल्डिंग, वहाँ पे छापा मारा जाता है और भी कई जगह छापा मारा जाता है। लेकिन ये पाया जाता है कि जो पूरा का पूरा मेमन परिवार है वो गायब है। बाद में ये पता चलता है कि जो ये टाइगर मेमन होता है ये तो दुबई फ़रार हो चुका है, उसके साथ-साथ पूरा परिवार भी फ़रार हो गया है। लेकिन जब उन्होंने रेड किया उनके घर पे, तो उन्हें कई ऐसी चीज़ें मिली जो कि हमले से जुड़ी हुई थी। एक चाबी भी मिली थी, कहते हैं कि जो उसी स्कूटी की थी जो हमले में ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ था। अब भले ही यहाँ पर पूरे परिवार के साथ याकूब फरार था, लेकिन अगले ही साल 1994 में याकूब को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी पर उसका अपना ये कहना होता है कि उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि उसने नेपाल के काठमांडू में खुद को सरेंडर किया है, ताकि इस वो जो मुंबई का पूरा ब्लास्ट होता है उसका खुलासा कर सके और इसमें क्या सच है क्या झूठ है वो बता सके। खैर जो भी हो यहाँ पर भले ही मास्टरमाइंड जो होता है टाइगर मेमन वो फरार हो, लेकिन उसका भाई पकड़ा जाता है जो इस पूरे हमले में एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। और यहाँ पर उसके साथ ही परिवार के वो सदस्य भी पकड़े जाते हैं और उनको भारत लाया जाता है, जिसमें याकूब के पिता रजाक, माँ हनीफ़ा, उसके भाई यूसुफ और ईसा और याकूब की पत्नी राहीना और उसके बड़े भाई की पत्नी रूबीना भी शामिल होती हैं। लेकिन टाइगर कभी पुलिस के हाथ नहीं आता है, और जो उसके परिवार के भी कुछ लोग होते हैं इन सभी में, जो बारी-बारी से सबूत के अभाव में जेल से छूटते रहे। लेकिन याकूब मेमन जेल में ही रहा और उस पे मुंबई ब्लास्ट में शामिल होने के आरोप में केस चलता रहा। सबूत जुटाए गए, लगभग 600 लोगों की गवाही हुई और फिर सबूतों को देखते हुए 2006 में टाडा अदालत ने इस पूरे मामले में 100 लोगों को दोषी पाया, जिसमें 4 मेमन परिवार से ही थे। याकूब मेमन, उसका 2 भाई यूसुफ और ईसा और रूबीना, इन सभी को दोषी पाया गया इस पूरे मामले में। और जो मेन कल्प्रिट था वो तो कभी पुलिस के हाथ ही नहीं लगा, टाइगर। इस पूरे मामले को लेकर याकूब मेमन के ऊपर कई आरोप लगे, जिसमें से कुछ बड़े आरोप ये हैं कि उसने इस पूरे हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, पैसे जुटाए इस ब्लास्ट में जो भी लगे वो पैसे याकूब मेमन ने ही जुटाए थे। और जो लड़के इसमें शामिल थे इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए, उन्हें पाकिस्तान भेजकर ट्रेनिंग दिलाने का खर्चा भी जो है वो याकूब भी उठाता है। और तो और इस पूरे ब्लास्ट में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई थी, स्कूटर से लेकर कार तक जिसमें बम प्लांट किए गए थे, उसका भी खर्चा याकूब ही उठाता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए और भी कई आरोप उस पर लगे, जिसके तहत उसे फांसी की सज़ा मिली। अब यहाँ पे फांसी की सज़ा मिल जाती है तो तारीख भी तय हो जाती है। खुद याकूब मेमन भी अपने फांसी के सज़ा से बचने के लिए हर स्तर पे कोशिश करता है कि उसे माफ़ी मिल जाए सजाए मौत से, लेकिन सजाए मौत उस आतंकी के लिए बरकरार रहता है। जिसके बाद उस आतंकी के लिए मुंबई से ही एक मुहिम शुरू हो जाती है, और वो मुहिम होता है उसके फांसी के सज़ा के खिलाफ। और देखते ही देखते इस मुहिम में बड़े बड़े सितारे भी शामिल हो
हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला सलमान खान का नाम होता है और इसके साथ ही इस कतार में महेश भट्ट भी जुड़ जाते हैं, नसीरुद्दीन शाह भी जुड़ जाते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे भी बड़े एक्टर इसमें जुड़ जाते हैं, जो ट्वीट के ज़रिए अपना विरोध जताते हैं इस फांसी के खिलाफ। उनका एक तरह से मानना ये होता है कि इस पूरे ब्लास्ट और इन सभी की चीज़ के पीछे टाइगर मेमन है और उसकी सज़ा उसके भाई याकूब मेमन को मिल रही है। और अंत में तो स्थिति ऐसी बन जाती है, इतने रिक्वेस्ट आते हैं राष्ट्रपति के पास कि इसके फांसी के सज़ा को टाल दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट को रात के 2:30 बजे इसकी सुनवाई के लिए बैठना पड़ता है। करीब 3 घंटा लंबा ये सुनवाई चलती है कि याकूब मेमन को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए या ये फांसी की सज़ा टलकर इस पर कुछ और नया आना चाहिए। लेकिन 3 घंटे के सुनवाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो इसके माफ़ी के अर्जी को खारिज कर देती है और इस आतंकी याकूब मेमन के लिए सजाए मौत जो होता है वो बरकरार रहता है। फिर आता है 30 जुलाई 2015, जब नागपुर के सेंट्रल जेल में याकूब को फांसी दे दी जाती है और इत्तेफाक से ये दिन उसका जन्मदिन होता है। अब यूँ तो ये जो याकूब मेमन होता है वो एक पढ़ा लिखा आतंकवादी होता है जिसने मुंबई ब्लास्ट किया था और उसके तार जो थे वो डी कंपनी के दाऊद से लेकर पाकिस्तान तक जुड़े हुए थे। लेकिन जब उसके लाश को उसके परिवार वाले को सौंपा गया और मुंबई में उसका जनाजा निकला, उस आतंकवादी का जनाजा जो मुंबई ब्लास्ट के पीछे था, तो उसके जनाजे में इस तरह का भीड़ था जैसे वो किसी पीर मौलवी का जनाजा हो। अब यहाँ आप ये मत सोच लीजिएगा कि याकूब के मौत के साथ ही उसकी कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसका नाम अभी भी कई बार मीडिया में उछलता रहता है। पिछले साल की ही बात है, जब मुस्लिम का एक ख़ास पर्व था, उस दौरान उसके कब्र को ऐसे सजा दिया गया कि उस पर खूब बवाल उठ गया। लोग ये भी कहने लगे कि एक आतंकवादी के कब्र को दरगाह में बदलने की साजिश हो रही है, जिस पर बाद में पुलिस ने एक्शन भी लिया और उसके कब्र को जिस तरह से सजाया गया था उसके सजावट को भी हटाया गया, क्योंकि वो एक आतंकी का कब्र था, किसी पीर मौलवी का नहीं। बाकी याकूब मेमन की कहानी में आज बस इतना ही। आपको इस पूरे कहानी में क्या लगता है हमें ज़रूर बताइएगा कि एक पढ़ा लिखा आदमी कैसे आतंकवादी बन गया। अगर आप मुंबई से है और इस पर आपका कोई ओपिनियन है तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी हम यूँ ही मिलते रहेंगे नए नए सफ़र में, नए नए कहानी के साथ। कहानी अलग होगा, किरदार अलग होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर रहूँगा क्राइम कनेक्ट पर आपको कहानी सुनाने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।